दिनेश कुंवर जी, पूरे घटनाक्रम पे आपकी बातचीत। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। सबको नमस्कार। और ये चर्चा का जो आज मुद्दा है, इसमें बड़ी स्पष्ट सी एक बात है। अभी आपने कहा कि ना पार्टी का नाम है, ना संगठन, ना गठन। आपको याद होगा पिछला इलेक्शन 2019 का जो था, उसका जो नारा था वो भी यही था, मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार। हमने बहुत सारे वॉल राइटिंग्स पर यहाँ वहां यही चीज हमें देखने को मिली थी, एक बार फिर मोदी सरकार। भाजपा सरकार कहीं इक्का दुक्का जगह पर वो कमल के फूल के अगल बगल में चुनाव चिन्ह के साथ वो लिखा हुआ दिख गया होगा तो अलग बात है, लेकिन एक बार फिर मोदी सरकार। तो वो मोदी सरकार वाला जो फंडा है सर, वो कंटिन्यू चल रहा है। और जहां मेरे सभी वरिष्ठ प्रबुद्ध वक्ताओं ने कहा है कि फ्रेम में कोई दूसरा नहीं दिखना चाहिए, तो मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट जो मेरी समझ में आ रहा है कि अब ये राम मंदिर का जो इशू था उसको 22 जनवरी को जिस तरह उन्होंने भुनाना था वो भुना लिया। और मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि ये राम अवतार खुद होने की राह पर निकल चले। ये एक सबसे बड़ी बात इसमें मुझे ये समझ में आ रही है, क्योंकि वहां ना कोई दूसरा आपको दिखेगा, ना वहां कोई और होगा। मैं ही नेता हूं, मैं ही अभिनेता हूं और मैं ही अब परमेश्वर भी हूं। तो ये जो सोच है, इस सोच के आगे बाकी सब कुछ क्षीण हो जाता है। अभी चर्चा हो रही थी कि राजनाथ सिंह जी ने कैसे वो लिख दिया और कैसे वो छप गया। तो मैंने उसको देखा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनाथ सिंह ने कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी बात उन्होंने जरूर कही है कि उस वक्त वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे और उस दौरान उन्होंने वहां पर जाकर सब कुछ देखा था और उसका जो उन्होंने आंकलन किया है वो वहां पर किया है। लेकिन हट फिर के उन्होंने वापस वही बात कह दी है कि राम मंदिर के निर्माण और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हम एक नए युग में पदार्पण कर रहे हैं। तो वो नया युग जो है उसके बाद वो सिर्फ मोदी गान उसके बाद शुरू हो जाता है, उसमें कोई राष्ट्रगान नहीं है। तो ये मोदी गान उन्होंने आगे तक किया है और अब हालत ये है कि वो जिस स्तर पर आगे जाना चाहते हैं वो एक एक्सट्रीम पावर और वो उस देश की सत्ता के मठाधीश बनकर रहना चाहते हैं। अब उनको ऐसा उनको सत्ता का जो ये खून लगा है ना मुंह में, इससे वो पीछे हटने वाले नहीं है। आप देखिएगा 15 साल गुजरात में उन्होंने ये वक्त गुजारा और वहां पर उनको वो पावर्स मिली जिनको उन्होंने एक्सट्रीमली एंजॉय किया, चाहे फिर वो किसी के ऊपर किसी भी तरह के आरोप हो प्रत्यारोप हो, उन्होंने सबको नकारते हुए अपना एक डिक्टेटोरियल तानाशाह रवैया वहां पर बना के रखा और वही वो उन्होंने आगे कैरी करने की कोशिश की। शुरू में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, तो उसके बाद वो उन चीजों को व्यवस्थाओं को समझने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त लगा और ये 10 साल पूरे होते होते वो एक एक चीज की नब्ज को जांच चुके हैं और वो राजनीति के वैद्य बन चुके हैं कि देश को किस तरह से इन्होंने चलाना है ताकि देश की जनता को भी बरगलाया जा सके, दूसरे जो अपोजिशन है उसको कैसे खत्म किया जा सके और डेमोक्रेसी की जो हत्या है, लोकतंत्र की हत्या कर अपना जो एजेंडा है उसको कैसे लागू किया जा सके। और सबसे बड़ी बात इसमें यह आ रही है कि कल तक जो हम बात करते थे पार्टी विद अ डिफरेंस, आरएसएस के लोग बात करते थे ईमानदारी और ये वो सब की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस संगठन को भी, आरएसएस को भी उसी घेरे में ले लिया है जहां पर वो जो लोग कल तक के एक वाहन की व्यवस्था हो जाए हम वहां चले जाएंगे, एक शयन की व्यवस्था हो जाए वहां जाकर काम कर लेंगे, एक भोजन की व्यवस्था हो जाए, उससे ज्यादा उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी जो पहले पुराने आरएसएस के लोग हैं मैं जानता हूं। तो अभी जो परिस्थिति हो गई है, अब उनको कुर्सी का लोभ और लालच भी दे दिया गया है और वहां पर बैठकर वो लोग इसी भ्रष्ट सिस्टम के हितैषी और हिमायती बन गए हैं।
बिल्कुल ठीक बात। जहां से वो लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इससे अब हालत इस तरह से हो गई है। मुझे बार बार जब मैं मोदी जी की तरफ देखता हूं तो मुझे धनानंद की याद आ जाती है। मगध के वो 9वें शासक रहे हैं और ही एज्यूम पावर आफ्टर ही किल्ड हिज फादर, और उसके बाद उसने वहां पर शासन किया, और उसका जो घमंड था वो एक्सट्रीम लेवल पर चला गया था। और उसको सबक सिखाने के लिए चाणक्य ने जो कुछ किया, वो उसी से चाणक्य राजनीति की जो पाठशाला हम पढ़ते हैं वो वहां से शुरू होती है। लेकिन कुल मिलाकर एक रिफ्लेक्शन मेरे को धनानंद की अभी हमारे मोदी जी में दिखती है। मुझे नहीं पता मैं किस लेवल तक सही हूं या गलत हूं, लेकिन मेरा जो अपना एहसास है वो यहां तक दिखता है। आपके पास आप ये देख रहे हैं कि किसी को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। सारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त जीरो हो चुका है, कुछ नहीं बोलता है। आप राहुल की यात्रा की बात कर रहे थे, शुक्ला जी भी और मलिक सर, तो राहुल की यात्रा को हम कहाँ मीडिया पे किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिख रहे हैं। और जरा सी एक बात, वो उन्होंने सर ने कहा कि वो गैस स्टोव में वो उसमें कोयले जला रहे हैं, तो कोयले जलाने की बात भी मीडिया में जरूर उसी मेन स्ट्रीम मीडिया जो उसको इग्नोर कर रहा है वो वहां पर बोली जा रही है। अरे भैया, अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो कम से कम किसी से ले लो। और दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी इस देश की ये है कि हम ऐसे व्यक्ति के अधीन कार्य कर रहे हैं जिस व्यक्ति के खुद के पास भाषा का ज्ञान नहीं। तो कुल मिलाकर अभी एक मिनट में मैं खत्म करता हूं। मसला सिर्फ एक है कि उस फ्रेम में कोई दूसरा दिखना नहीं चाहिए। आपने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उनको मंदिर के अंदर जाते हुए देखा होगा। वहां उस फ्रेम में हजारों लोगों की भीड़ उड़े पड़े थी, लेकिन कैमरामैन को इजाजत नहीं दी कि कैमरा किसी और तरफ घुमाया जा सके। तो ये जो परिस्थितियां हैं सर, ये देश के लिए घातक हैं। बाकी अजय शुक्ला जी से मैं सहमत हूं कि लोग बिल्कुल खिलाफ हैं। आने वाला वक्त विपक्षी दलों का हो सकता है, लेकिन मुझे शंका अभी भी ईवीएम पर है।